हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 ईटे बनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसमें हम लोग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग अपने कंटिन्यूअस करते हैं, जो हमने पिछले पार्ट में जितना किया था अब उससे ज़्यादा हम लोग इस पार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है? ये हमारा 5वां पार्ट होने वाला है, पार्ट 5। ठीक है, अब थोड़ा सा जैसे कि मैंने ईटे बनके तथा अस्थियाँ बोला था, उसके बाद मैंने बोला हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका मीनिंग यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है इसका मैंने बताया नहीं है, तो अभी बताना है मुझे। तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का अर्थ यहाँ पर ये है, क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ा कि शिल्प उत्पादन के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। ठीक है, इतिहासकार किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता करते थे, ये सब के सब जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, नालों का निर्माण किस तरीके से था, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ा, तो उससे हड़प्पा सभ्यता के अंदर आएंगे। हड़प्पा सभ्यता में हमने कई सारे नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, ये सब हमारे हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको अच्छी तरीके से इस बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक लिए हैं, तो मैंने लिया यहाँ पर सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का दूर के क्षेत्रों से किस तरीके का संपर्क हुआ करता था। ठीक है, तो हम लोग उसको करने जा रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का अगर हम लोग दूर के क्षेत्रों से संपर्क की बात करें तो जो हमारा ओमान है, ठीक है, जिसको उस समय मगान कहा जाता था, जो ओमान है वहाँ से तांबे का आयात किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा हमें ओमानी तांबे, ठीक है, और हड़प्पाई पुरावस्तु के अंदर हमें इतना एक रसायन मिला है। एक रसायन मतलब एक केमिकल मिला है जो हमारा निकल है। निकल जो है एक प्रकार का रसायन होता है। ठीक है, ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तु में हमें निकल के अवशेष देखने के लिए मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच एक साझा दोस्ती रही होगी, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसके अलावा ओमान से हमें एक हड़प्पाई मृदबान देखने के लिए मिला है, मर्तबान जिसे हम लोग कहते हैं। मर्तबान क्या होता है? एक प्रकार का आप बर्तन कह सकते हो। ठीक है, ये बर्तन होता है, इसमें काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, काली मिट्टी की ऊपर से कवर कर दिया जाता है। ठीक है, मोटी परत, जैसे कि एक मटका होता है ना हमारा, उस तरीके से कुछ मर्दबान देखने के लिए मिलता है। आपको साइड में फोटो भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो आप ऐसा कहोगे कि ये जो काली मिट्टी की मोटी परत जो चढ़ाई जाती है, इसका यूज़ क्या है? ठीक है, ये पेपर में पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि ये क्या किया जाता है। इसका तरल पदार्थ के रिसाव को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, काली मिट्टी की मोटी परत का। ठीक है, रिसाव मीन्स क्या होता है? बहना, मतलब तरल पदार्थ जितने भी हमारे ऐसा लिक्विड फॉर्म वाले पदार्थ है वो बहे ना, उसको रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका? काली मिट्टी की परत का। अब आप पूछोगे कि आप अब ये बता दो कि हड़प्पाई मर्दबान का क्या यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ का तो आज तक इतिहासकार को भी नहीं पता चला कि हड़प्पाई मर्दबान का क्या यूज़ किया जाता था। ठीक है, हड़प्पाई मर्दबान का क्या यूज़ किया जाता था, ये आज भी हड़प्पा मतलब कि आज तक इतिहासकारों को भी ये पता नहीं चला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लेख में मगान क्षेत्र की चर्चा की गई है। मेसोपोटामिया के लेख में मगान क्षेत्र की चर्चा की गई है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, मगान जो है वो हम लोग पहले कहते थे, अब उसको हम लोग ओमान कहते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर मगान जो है वो ओमान के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के स्थल से जो भी हमें तांबे देखने के लिए मिले हैं, वहाँ पर भी हमें निकल के अवशेष देखने के लिए मिले हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है कि यहाँ पर भी हमें इसी तरीके के अवशेष देखने के लिए मिले हैं। और इसके अलावा मेलुआ के संबंध में जितने भी हमारे मेसोपोटामियाई मिथक है, वो कहते हैं कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो। ठीक है, ये जो उनका एक लाइन है यहाँ पर, ऐसा जितने भी हमारे पुरातत्वविद है वो कहते हैं कि यहाँ पर जो हाजा है, यहाँ पर जो हाजा है उसका अर्थ है मोर। ठीक है, मोर को यहाँ पर हाजा कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक 1 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका दिनमुन नाम का एक शब्द है। ठीक है, दिनमुन मीन्स होता है बहरीन द्वीप। ठीक है, बहरीन द्वीप, ये चीज़ आपको याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा ओमान, बहरीन द्वीप और मेसोपोटामिया का जो संपर्क था वो एक समुद्र के मार्ग से हुआ करता था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो ओमान है, बहरीन द्वीप है और मेसोपोटामिया का जो संपर्क था, मतलब आसपास का जो संपर्क था उनका, वो समुद्र के रास्ते से हुआ करता था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। आप देखो यहाँ पे मेलुआ मैंने कहा।
तो मेलुआ क्या होता है? मेलुआ होता है हड़प्पाई क्षेत्र के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। हड़प्पाई क्षेत्र के लिए ही ये एक प्रयुक्त शब्द है मेलुआ। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं हड़प्पाई क्षेत्र के लिए ही ये मेलुआ शब्द बना है। ठीक है, ये ऐसा कह सकते हो। तो मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। नाविकों मीन्स नाव का देश, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, मोहरों पर हड़प्पा सभ्यता में जो भी हमें मोहरें देखने के लिए मिली है, मोहरों पर नाव और जहाज के चित्र मिले हैं। ठीक है, मोहरों पर, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर नाव और जहाज भी चला करते होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। अब ये जो मैंने ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता के सुदूर क्षेत्रों से व्यापार, तो आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे स्पष्ट करोगे कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सुदूर क्षेत्रों से हुआ करता था। ठीक है, मतलब उसका व्यापार भी हुआ करता था, तो आपको ये बताना होगा। तो ये बताने के लिए आप क्या करोगे, कुछ पॉइंट को लिखोगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखोगे ओमान के साथ व्यापार, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का ओमान के साथ व्यापार हुआ करता था। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि ओमान जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर छोटा सा लाइन में अगर हम लोग बताएं तो ये है अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर में हमारा ओमान स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, तांबे का व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का एक तांबे का व्यापार किया जाता था यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा आप कहोगे बहरीन द्वीप के साथ व्यापार। बहरीन द्वीप के साथ भी व्यापार हुआ करता था। ये बहरीन द्वीप क्या है, वही दिनमुन है। ठीक है, दिनमुन ही है बहरीन द्वीप। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पाई मोहर, बाट, पासे और मन के मिलना विदेशी व्यापार का प्रमाण देते हैं। ठीक है, बहरीन द्वीप क्या है, एक प्रकार से यहाँ पर हमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं, मोहर मिला है, हड़प्पाई मोहर मिला है, बाट मिला है, बाट मतलब बटखरा मिला है, और पासा मिला है, और मनके, तो ये जितने भी चीज़ें हमें मिली है, ये एक प्रकार का हमें एक साक्ष्य प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं कि यहाँ से व्यापार हुआ करता होगा। ठीक है, एक प्रकार का ये प्रमाण है हमारे लिए। इसके अलावा मेसोपोटामिया के साथ तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार हुआ ही करता था, क्योंकि वहाँ पर भी हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, यहाँ से हड़प्पा वस्तुओं का प्राप्त होना इस बात का प्रमाण करता है कि मेसोपोटामिया का व्यापार हड़प्पा सभ्यता से हुआ करता था। ठीक, इसके अलावा मेलुआ का विवरण देना होगा आपको 4th पॉइंट में। ठीक है, मतलब कि मेसोपोटामिया के लेख में जितने भी हमें उत्पाद प्राप्त हुए, जिसमें हम लोगों को कार्नेलियन, लाजवद मणि, तांबा, सोना, ठीक है, इसके अलावा लकड़ियाँ जितनी भी प्राप्त हुई है, तो ये भी हमें एक विवरण देती है मेलुआ का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं मोहर और मुद्रांकन। तो मोहर और मुद्रांकन से पहले आप ये समझिए मोहर होता क्या है। देखो, मोहर आज की भाषा में अगर हम लोग कहें तो स्कूल में अगर हम लोग का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद हमें जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह मिला, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड वगैरह जो भी मिला हम लोग को, तो उस पर मोहर लगता है, प्रिंसिपल ऑफिस का मोहर लगता है, तो हमारा मोहर में आ गया। ठीक है, इसके अलावा वकीलों के पास मोहर, डॉक्टरों के पास मोहर, ठीक है, इन सभी लोगों के पास मोहर ही होता है, तो वही वाला मोहर है यहाँ पर। ठीक है, बस ये हड़प्पा सभ्यता मतलब बहुत पुरानी मोहर की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मोहर जो है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे सर्वोत्तम कला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मोहर में एक सींग वाला सांड, ठीक है, मोहर में क्या होता था, उसमें जानवरों के चित्र को उकेरा जाता था। ठीक है, उकेरना का मीनिंग क्या होता है, उकेरना मीन्स होता है खरोच खरोच के किसी चीज़ को लिखना। ठीक है, उस समय क्या होता था, जैसे कि आप नोकीली पत्थर जैसी चीज़ों को लिए, ठीक है, नोकीली चीज़ को लिए और उससे आप खरोच खरोच के आप लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं उकेरना। ठीक है, तो वहाँ पर मोहर में हमें एक सींग वाला सांड, भैंस, बाघ और हाथी को उकेरा गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, जिससे वो मोहर का छाप बन जाए। ठीक है, बाद में उसका छाप बन जाए। मोहर का प्रयोग लंबी दूरी के व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता था। मतलब कि लंबी दूरी का जो व्यापार हो रहा है उसको आसान बनाने के लिए किया जाता था, लंबी दूरी का जो संपर्क हो रहा है उसको आसान बनाने के लिए किया जाता था। कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी को जाना है, ठीक है, और एक सामान से भरा हुआ कोई थैला है। ठीक है, सामान से भरा हुआ कोई थैला है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है, तो होता क्या था, उसके मुंह में रस्सी बांध दी जाती थी। किसके मुंह में, जो सामान का थैला है पहले उसको बांध दिए, फिर उसको बांधने के बाद उसके मुंह में रस्सी बांध देंगे, मतलब सामान का जो थैला है उसके मुख में रस्सी को बांध देंगे। ठीक है, जैसे हमारे घर में भी होता है इस तरीके से। ठीक है, और जो गांठ लगती थी, वो गांठ जो लगा, ठीक है, गांठ जो लगती थी उसमें गीली मिट्टी जमा दिया जाता था, गीली मिट्टी को उसमें जमा दिया जाता था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इसके अलावा क्या होता था, फिर मोहर को दबा दिया जाता था, मोहर को दबा के उसमें छाप दे दी जाती थी। ठीक है, जिससे मिट्टी की मोहर का छाप मिल जाता था उसको,
और उसके बाद क्या किया जाता था, उसको दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। अब दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा तो फिर क्या होता है, अगर मोहर सही रहा तो थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, मतलब जैसा था सही सलामत वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया है, ठीक है। और सामान भेजने वाले का उससे पता चल जाता था, मतलब मोहर अगर लग गया, ठीक है, तो उससे पता चल जाता था कि सामान किसने भेजा है, ठीक है, सामान भेजने वाले का पता चल जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वकील का मोहर लगता है, ठीक है, और वकील का मोहर लग के आप जा रहे हो किसी और के पास, तो आपको ये पता रहेगा कि वो वकील का ही मोहर है, ठीक है। उसी तरीके से उनको ही पता चल जाता था कि ये जो भेजा है, ठीक है, वो किसने भेजा है, ठीक है, सामान भेजने वाले का पता चल जाता था उससे, ठीक है। ये हो गया हमारा मोहर और मुद्रांकन की बात। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि को, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट थी, एक रहस्यमय लिपि हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा लिपि का जो सबसे पुराना नमूना था वो हम लोग को 1853 में मिला था, ठीक है, और 1923 तक ये पूरा का पूरा हमें मिल गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग लिपि की विशेषता की बात करें, जो लिपि है वो एक रहस्यमय लिपि क्यों है, इसकी बारे में बात करें तो लिपि का दाई से बाई और लिखा होना। अगर हम अपनी बात करें तो हम भारतीय जितने भी है वो लोग क्या करते हैं, दाई से बाई ना लिख के हम लोग बाई से दाई लिखते हैं। मतलब कि जैसे हमारा ये पेज है तो हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ से हम लोग ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है। लेकिन जो हमारे जितने भी हमारे हड़प्पा वासी लोग हैं, ठीक है, इसके अलावा उर्दू जो होती है हमारी उर्दू, वो भी हमारी दाई से बाई लिखी जाती है और हम लोग बाई से दाई लिखते हैं, ठीक है। उर्दू जो होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है। तो हड़प्पा वासी जो होते थे वहाँ के लोग भी इसी तरीके से लिखते थे, कुछ उर्दू के जैसा। होता क्या था, जो इस साइड का एरिया होता था वो चौड़े अंतराल में होता था। तो इसी चीज़ से इतिहासकार पता लगाते कैसे, मतलब कि इस साइड का जो अंतराल होता था वो हमारा चौड़ा होता था, ठीक है, और इस साइड जो होता था वो सिकुड़ा हुआ होता था, मतलब संकुचित आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, चौड़ा अंतराल लिखा हुआ होगा। मतलब कि जो राइट हैंड साइड जो आपका होता था, ठीक है, उस साइड आपका चौड़ा अंतराल होता था और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता था वहाँ पर सिकुड़ा हुआ अंतराल होता था, ठीक है। इसको रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये सिकुड़ा हुआ होता था और ये यहाँ पर क्या होता था, जो लेफ्ट हैंड साइड में कम स्थान लिया जाता था और राइट हैंड साइड में आप जैसे कि आप लिखना शुरू करते हो तो यहाँ पर आपने स्थान लिया, फिर उसके बाद यहाँ तक आपका स्थान कम हो जाता है। अपनी बात कर रहे हैं हम लोग भारतीय लोगों की, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर यहाँ से लिख रहे हैं तो उनको स्थान यहाँ पर मिला और यहाँ पर स्थान की कमी पड़ जाती थी। इस तरीके से उनका प्रोसेस था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो लिपि का दाई से बाई और लिखा होना इसका एक विशेषता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हम लोग का भाव चित्रात्मक लिपि। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। मतलब कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारी लिपि होती है वर्णमालीय लिपि, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। चित्रों का प्रयोग किया जाता था ज़्यादातर और हर चित्र जो होता था वो हर चित्र किसी न किसी अक्षर का सूचक होता था। हर चित्र हर किसी अक्षर का सूचक होता था, जैसे कि वो ध्वनि का हो गया, किसी के इमोशन का हो गया, या किसी के भाव, इमोशन मीन्स भाव, या फिर किसी वस्तु का सूचक होता था, ठीक है। इस चीज़ का बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो भाव चित्रात्मक लिपि है, अगर हम लोग अपनी लिपि की, जैसे कि मैंने बोला हमारे वर्णमालीय लिपि होते हैं, जैसे कि अ आ इ उ, ठीक है, क ख ग घ, तो ये हमारे वर्णमालीय लिपि होती है जिसमें हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम लोग बोल भी पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, इसका आपको बात याद रखना है। और हम लोग बात करें कि यहाँ पर जितने भी हमें चिन्ह मिले हैं, ठीक है, भाव चित्रात्मक में जितने भी हमें चित्रों की चिन्ह मिली है वो हमें 375 से 400 के बीच में मिला है। 375 से 400 के बीच में हमें चिन्ह देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा हमें कई सारे अभिलेख देखने के लिए मिले हैं। जो भी अभिलेख हमें मिला है, पहली बात तो ज़्यादातर अभिलेख बहुत छोटे मिले हैं और जो लंबे अभिलेख मिले हैं, बड़े अभिलेख मिले हैं, वो बड़े अभिलेख में हमें 26 चिन्ह देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। कितने? 26 चिन्ह। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा लिपि का पढ़ा ना जाना, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो आज तक पढ़ी ना जा सकी है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा हड़प्पा के बारे में विस्तृत जानकारी ना होना। अब लिपि ही नहीं समझ में आएगी तो हड़प्पा के बारे में हम लोग जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम लोग ये बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या साक्षर थे, पढ़े लिखे थे वो लोग,
तो अगर हम लोग ऐसे कहें तो हड़प्पा सभ्यता की हमें कुछ कुछ लिखावट देखने के लिए मिली है, जैसे कि हड़प्पा की जो मोहर है, तांबे के औजार, आभूषण और मिट्टी के बर्तन मतलब मृदभांड, इन सभी चीज़ों पे हमें लिखावट देखने के लिए मिली है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो साक्षर थे, ठीक है, कहीं ना कहीं थे, ठीक है। आपके बुक में भी ये हाँ ही लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको समझना है। इसके अलावा अगर हम लोग लास्ट टॉपिक की बात करें जो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है, तो वो मैंने लिखा है बाट। बाट मतलब वेट। जैसे कि अभी हम लोग सब्जी वाले के पास जाते हैं, सब्जी वाले से बोलते हैं 1 किलो आलू दे दो, ठीक है। तो 1 किलो आलू यहाँ पर हमने बोला, तो वहाँ पर वो क्या करता है, बाट या बटखरे का यूज़ करता है, हमें उससे तौल के देता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो विनिमय का कोई भी माध्यम होता है वो बाट उसमें बहुत ही सहायक देता है, ठीक है, नहीं तो हमारी तौल गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये जो बाट होता था हड़प्पा सभ्यता में, वो चट नाम के पत्थर से बनाया जाता था, ठीक है, चट नामक के पत्थर से बनाया जाता है। लेकिन अभी के समय अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो अभी का जो बाट होता है, बटखरा जो होता है, उसे लोहा से बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता है। जो जितने भी हमारे छोटे बाट होते हैं उन सभी का प्रयोग जो होता है, यूज़ जो होता है, वो आभूषण को मतलब जितने भी जेवर होते हैं उन सभी को तौलने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ का आपको याद रखना है। हमें इसके अलावा तराजू जो होता है, तराजू उसका जो पलड़ा होता है, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ को रखा जाता है, उसको पलड़ा कहते हैं। तो वो जो पलड़ा है उसको वो भी हमें देखने के लिए मिला है, ठीक है। ये चीज़ का आपको याद रखना है। इसके अलावा जितने भी हमें बाट मिले हैं, बाट जितने भी मिले हैं वो सब घनाकार है, घन के आकार का है। उनका अगर साइज की बात करें तो घनाकार है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और हमें जितना भी हमें मिला है बाट, वो हमें द्विधारी मिला है। मतलब कि द्विधारी मीन्स क्या होता है, जैसे अभी के समय हमारा होता है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, इस तरीके से हमारा होता है ना, ठीक है, 5 किलो, तो उस तरीके से। लेकिन अभी के समय उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय द्विधारी होता था, मतलब 2 किलो, ठीक है, फिर उसके 4 किलो, फिर उसके 8 किलो, फिर 16 किलो, फिर 32, फिर उसके ऐसे करते करते 12,800 तक हो जाता था, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। द्विधारी होता था, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 16 और उसके बाद 12,800 तक, ठीक है। इसके अलावा हमें एक कांसे का डंडा देखने के लिए मिला है। ये जो कांसे का डंडा होता है, जैसे आज हमारा स्केल होता है, उसी तरीके से हमें कांसे का डंडा देखने के लिए मिला है, जिसके माप के निशान लगा दिया जाता था, जिसमें जो मेज़र होता है उसका निशान लगा दिया जाता था, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है। और वो जो कांसे का था वो डंडा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और उस समय जो तौल होता था ना, उसमें 16 अंक का बहुत प्रयोग किया जाता था। 16 अंक का प्रयोग जो है ना, वो भारतीयों से मिलता जुलता है। कैसे? जैसे 1 रुपया जो होता है वो हमारा 16 आना का होता है, ठीक है। अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो ये 16 जो है हमारा 16 आना, 1 रुपया अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि तो ना जितने भी हमारे अभी के लोग हैं वो सब हड़प्पा सभ्यता से सीखे हैं, ठीक है, पुराने समय से सीखे हैं। लेकिन अभी के समय मोबाइल वगैरह इन सभी चीज़ों को छोड़कर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जितनी भी हमारी चीज़ है वो सब हम लोगों ने पुराने समय से ही सीखी है। ये चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग करते हैं अपने अगले टॉपिक को। जो हमारा अगला टॉपिक है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसाद और शासक, ठीक है, ये वाला जैसे लिखा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो में विशाल जितने भी भवन हम लोग को मिले हैं वो सब को हम लोग प्रसाद कहते हैं, ठीक है। लेकिन भव्य वस्तुएं नहीं मिली है, ठीक है, ये चीज़ का आपको बात याद रखना है। इसके अलावा पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे हम लोग कहते हैं पुरोहित राजा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये आपका 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद जो हमारा आएगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप ये समझिए अच्छी तरीके से। तो हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातत्वविद के बीच मतभेद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातत्वविदों के बीच मतभेद, मतलब कि हड़प्पा में शासक होते थे क्या नहीं होते थे, होते थे तो किस तरीके से काम करते थे, इस सब चीज़ों के बीच तो ना इतिहासकार जो है, पुरातत्वविद जो है वो मतभेद कर रहे हैं, ठीक है। कैसे? जैसे कि पहले आप ये समझो पुरातत्वविद मीन्स क्या होता है। पुरानी चीज़ों को जो देखता है उसको ही हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है, मतलब इतिहासकार भी हम लोग उसी को कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पुरातत्वविद ऐसा कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं था, ठीक है, वो सीधा कहते हैं कि शासक नहीं था,
ठीक है, सभी लोगों की सामाजिक स्थिति एक समान थी। कुछ पुरातत्वविद ऐसा कहते हैं कि शासक नहीं थे, सभी लोगों की सामाजिक स्थिति एक समान थी। ठीक है, मतलब सबके सब एक जैसे ही थे, इस तरीके से आप समझो। ठीक है, दूसरे पुरातत्वविद ये कहते हैं कि हड़प्पा में शासक थे। ठीक है, हड़प्पा में शासक थे, लेकिन सब जितने भी हमारे अलग अलग बस्तियां हैं उन सबके अपने अपने शासक थे। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा समझो, जो हमारा इंडिया फ्रीडम नहीं हुआ था 1947 से पहले, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो देश आज़ाद नहीं होने से पहले हमारे देश में क्या होता था, रजवाड़े चलते थे, रियासतें चलती थी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा 565 रियासतें, तो सबकी अपनी अपनी, वो लोग अपना अपना एक कहते हैं रियासत के अपने अपने राजा थे, ऐसा ही था ना, है ना। तो उसी तरीके से दूसरे पुरातत्वविद ये कहते हैं कि हड़प्पा में शासक थे। ठीक है, शासक थे, लेकिन होता क्या है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अलग अलग शासक थे। ठीक है, सब जगह के अपने अपने अलग अलग शासक, कालीबंगन का अलग, लोथल का अलग, चुंद्रो का अलग, कोट दीजी का अलग, मतलब सब जगह का अलग अलग शासक, आप ऐसा समझो। ठीक है, तीसरे पुरातत्वविद ये कहते हैं कि एक ही शासक था, हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ एक ही शासक था। ठीक है, तीसरे पुरातत्वविद का ये कहना है। ठीक है, क्योंकि वो क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, हड़प्पा इतना बड़ा होने के बावजूद भी, देखो क्योंकि उनका रीजन ये है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमें वहाँ पर ईंट नियोजित बस्ती, ठीक है, और जितने भी हमें पुरावस्तुएं मिली है वो सब एक ही जैसी मिली है। इतना बड़ा हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा में कई सारी बस्तियां हैं, उन सभी बस्तियों में जितनी भी हमें ईंटें मिली है, चाहे मान लो हमें कालीबंगन में अलग ईंट मिल गई, चंद्रो में अलग ईंट मिल गई, तो वहाँ की जो ईंट है वो दोनों की दोनों ईंटों को अगर हम लोग देखेंगे ना तो दोनों के दोनों सेम निकलेंगे। तो उसी हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि हड़प्पा में जितनी भी नियोजित बस्तियां हैं, ठीक है, जितनी भी पुरावस्तुएं हैं, जितनी भी ईंटें हैं, वो सब के सब एक समान है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कुछ पुरातत्वविदों के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हड़प्पा में सिर्फ एक ही शासक हुआ करता होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है, वो है हमारा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए, या फिर हम लोग यूं कहें कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, आपको ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ पॉइंट में मैंने बस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है, ठीक है, उसको आप अगर प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही आपको एक पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स जिसको मैंने बनाया था अपने से, ठीक है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको याद रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण हम लोग करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में बाढ़ और भूकंप आना, पहला कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन का है बाढ़ और भूकंप। ठीक है, कैसे, जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा हो जाती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जलवायु परिवर्तन होता है तो बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, तो उससे होता है बाढ़। ठीक है, और अचानक से भूकंप आ जाना, ठीक है, अचानक से भूकंप भी आ जाता है, तो उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है, या फिर ये विनाश का एक कारण बन जाता है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सिंधु नदी का मार्ग बदल लेना, ये दूसरा कारण है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का दूसरा कारण हमारा ये है कि सिंधु नदी जो है वो मार्ग बदल लेती है। आपको याद होगा या फिर पता होगा कि जो सिंधु, जितनी भी हमारी नदियां होती है, एक प्रकार से वरदान होती है, क्योंकि उसी से हम लोग का खेतों की सिंचाई होती है, उससे हम लोग पानी पीते हैं, बहुत कुछ मतलब कि हम लोग का चलता है। पुराने समय की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो नदियां एक प्रकार से वरदान होती है। अगर यही नदियां मार्ग बदल लेती है ना, तो एक प्रकार से अभिशाप हो जाती है। पता है कैसे, क्योंकि मार्ग बदलेगी अपना, मतलब कि उसने मार्ग बदला नदी ने, तो फिर पता है क्या होगा, उससे इतना जितनी भी आसपास की बस्तियां होगी वो डूब जाएगी, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो सिंधु नदी का मार्ग बदल लेना हमारा दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा है बाहरी आक्रमण। अब ये जो बाहरी आक्रमण है, इसके बारे में हम लोग को कैसे पता चलता है, आर.एम. व्हीलर, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जॉन मार्शल, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और जॉर्ज डेल के साक्ष्यों से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण के कारण हुआ होगा। ठीक है, ये चीज का आपको बात याद रखना है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण का। चौथा हमारा कारण ये है लंबी दूरी से व्यापार की समाप्ति। हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, 'कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार हुआ करता था दूर के क्षेत्रों से, मगान से,
ठीक है, जिसको मैंने ओमान कहा था, मेसोपोटामिया से हुआ करता था, बहरीन द्वीप से हुआ करता था, मेलुहा का विवरण मैंने दिया था। तो इन सब चीज़ों का जो मैंने विवरण दिया, जो इसका मैंने बताया आपको, तो उस हिसाब से लंबी दूरी से व्यापार की समाप्ति। अब अगर हड़प्पा सभ्यता का लंबी दूरी से व्यापार ही समाप्त हो जाएगा तो होता क्या है, लंबी दूरी से व्यापार समाप्त हो जाता है और हड़प्पा तक ही वो व्यापार सीमित रहता है, हड़प्पा तक एक सीमित हो जाता है, ठीक है, बंद जाता है। आप ऐसा समझो, हड़प्पा मतलब कालीबंगन, कालीबंगन से चंद्रो, चंद्रो से लोथल, लोथल से धौलावीरा और धौलावीरा से कोटदीजी, ठीक है। वो ये नहीं कि कालीबंगन से जा रहे हैं सीधा मेसोपोटामिया, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब अपने तक ही सीमित रह रहे हैं, ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा पांचवा कारण है जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता का जो हमारा पांचवा कारण मैंने बताया, जलवायु परिवर्तन। समय के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, लोगों का जीवन में इससे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसका एक जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण बनता है हड़प्पा सभ्यता के विनाश का, ठीक है। इसके अलावा भौतिक संस्कृति में बदलाव। अब यहाँ पर देखो, इतिहासकार बताते हैं, इतिहासकार का ऐसा मानना है, ठीक है, यहाँ पे कार जैसा मैंने लिखा नहीं है, इतिहासकार बताते हैं कि जितने भी हमारे विशिष्ट पुरावस्तु है, जिसमें हमारा मन का है, बाट है, ठीक है, मन के बाट, मोहर, ये सब चीजें विशिष्ट पुरावस्तुएं हैं, ये सब हमारी, ये सब चीजें अगर समाप्त हो जाएगा तो हड़प्पा सभ्यता कैसे बचेगा, ठीक है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो जाता होगा, ठीक है। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास, ये सातवां कारण है इसका, हड़प्पा सभ्यता के पतन का। हड़प्पा जिस भवन निर्माण तकनीक के लिए प्रसिद्ध था, हड़प्पा क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था, हड़प्पा जो था एक बहुत ही भवन निर्माण तकनीकों के लिए प्रसिद्ध था। सीढ़ियाँ कैसी बनानी है, नालियाँ कैसे तरीके से करनी है, इस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हड़प्पा प्रसिद्ध हुआ करता था, ठीक है, मतलब घरों का निर्माण कैसे करना है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जिस भवन निर्माण के लिए वो प्रसिद्ध था, अब इस तकनीक का ही प्रयोग बंद हो गया। अब तकनीक का प्रयोग बंद होगा तो हड़प्पा तो बचेगा, हड़प्पा भी नहीं बचेगा, तो हड़प्पा का भी विनाश हो गया। सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद। जितनी भी सार्वजनिक संरचना मैंने बताई थी आपको, ठीक है, ये चीज हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। स्नानागार, विशाल स्नानागार, ये सब हमारी सार्वजनिक संरचनाएं हैं। आरंभ से स्नानागार, सार्वजनिक निवास मतलब भवन, ठीक है, इन संरचनाओं का निर्माण ही बंद हो गया। तो इसके इन सभी कारणों के वजह से, ठीक है, इसके वजह से और ये सभी कारणों की वजह से इस सभ्यता के विनाश हो गया, इस सभ्यता का विनाश हो गया, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। इसके अलावा वनों की कटाई और आर्यों का आक्रमण, ठीक है, ये सब भी एक कारण बनेगा। आप ये दोनों चीज तो ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 9th वाला जो मैंने लिखा है वनों की कटाई, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आप एक बार लिख के बताइएगा कि वनों की कटाई कैसे हुई होगी और आर्यों का आक्रमण के बारे में, ठीक है। ये हो गए हमारी करीब, मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट को आपको क्लियर किया है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं जो कनिंघम है वो मेनली है कौन, ठीक है, और उसका भ्रम क्या है। कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक के डायरेक्टर जनरल हुए हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले डायरेक्टर जनरल जो है वो हमारे कनिंघम जी है, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका पूरा नाम है, ठीक है। इनको जनक भी कहा जाता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक का जनक भी इसी को कहा जाता है। ये पहले डायरेक्टर जनरल भी यही रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपना पुरातात्विक खनन कब शुरू किया था, 19वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब कि 1850 से प्लस में, ठीक है, ऐसा समझो आप, ठीक है। यहाँ पर 19वीं शताब्दी का अर्थ पता है क्या है, 1801 से लेके 1900 तक, ठीक है, 1801 से 1900 तक यहाँ पर 19वीं शताब्दी का लिखा हुआ मतलब है, ठीक है। कनिंघम का भ्रम क्या था, होता क्या है, कनिंघम का भ्रम ये होता है कि एक अचानक से क्या होता है, एक अंग्रेज अधिकारी होता है, वो तो ना एक भेंट लेके आते हैं, उस भेंट के अंदर मोहरें होती है, तो मोहर जो होता है वो कनिंघम को दे देता है, ठीक है। अब कनिंघम को देता है, तो जब मोहर मिलता है कनिंघम को तो समझ ही नहीं पाते कि वो मोहर जो है वो कितनी पुरानी है, ठीक है, वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। फिर कनिंघम द्वारा मोहर को दूसरे कालखंड से जोड़ दिया जाता है। कनिंघम जो होते हैं वो मोहर को दूसरे टाइमलाइन से जोड़ देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे शुरुआती शहरों से हुआ है। जो भारतीय इतिहास है उसका जो प्रारंभ है वो गंगा घाटी में जितने पनपे लोग थे, ठीक है, उनके शुरुआती शहर जितने भी उजागर हुए थे उनसे हुआ है। भारतीय इतिहास का उजागर आप ऐसा कह सकते हैं, भारतीय इतिहास का जन्म,
ठीक है, इन सभी से हुआ है, गंगा घाटी में पनपे शुरुआती शहरों से। ठीक है, तो वो इसी चीज को, महत्व को समझ नहीं पाते। ठीक है, यही उनका भ्रम होता है। अभी हम बस इतना ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे के टॉपिक को हम लोग एक छोटे से वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे बहुत ही कम छोटे से टॉपिक है। ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना हो, हिस्ट्री को कोई बोरिंग तरीके से नहीं करना है। तो आप पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक को रीड कीजिए। उसके बाद जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ लिखवाए जा रहे हैं, इसका हैंड रिटन नोट्स जिसको मैंने बनाया था, ठीक है, वो चीज़ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है आपके PDF में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है उसी के अंदर। ठीक है, तो आप उसको प्रेस करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, इन सभी चीज़ों का आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताएं जरूर कि ये वीडियो किस तरीके का बना। और इसके अलावा आप एक लाइक जरूर कीजिए अपनी तरफ से। धन्यवाद।